हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 सोशल साइंस का, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। इससे पहले हम लोगों ने साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्कस किया है, और साथ साथ में हमने सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज हेरिटेज ऑफ इंडिया डिस्कस किया है। उन दोनों की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बोर्ड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। मैप में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी आइडिया आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिसोर्सेज वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें नेचर से मिलती है, जिसका हम यूज करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। मैन जो है वो अपनी नॉलेज का यूज करता है, अपनी एक्सपर्टीज का यूज करता है, और उस नेचुरल रिसोर्स को अगर फिनिश प्रोडक्ट में बना देता है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें फॉरेस्ट में से वुड मिलता है। अब हम हमारा ब्रेन यूज करते हैं, नॉलेज यूज करते हैं, एक्सपर्टीज यूज करते हैं, और बाद में उस वुड को कन्वर्ट कर देते हैं फर्नीचर में। उस वुड का हम कन्वर्जन कर सकते हैं पेंसिल बनाने में। उस वुड को हम बर्न करके वाटर को बॉईल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें नेचुरली मिलती है, फिर उसको हम यूज करते हैं, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं हमारी नॉलेज और एक्सपर्टीज का यूज करके। जैसे हमें नेचुरली कॉटन मिलता है, उस कॉटन का यूज करके पहले हम थ्रेड बनाते हैं, उस थ्रेड का यूज करके हम बाद में क्लोथ्स बनाते हैं। तो मैंने जब अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज का यूज करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है, तो जो चीज हमें नेचुरली मिलती है उन चीजों को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। हमें पता है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। अब हमारी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस नेचुरल रिसोर्स को कैसे यूज करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बस हमें हमारा ब्रेन यूज करना है और ये डिसाइड करना है कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप लोगों को गिवन है, एनीथिंग विच इज यूज्ड टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स बिकम अ रिसोर्स। हमारे आसपास की ऐसी कोई भी चीज जो हमारे नीड्स को फुलफिल कर सकती है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। हमें पता है कि एंशियंट टाइम से मिनरल्स जो है वो लैंड के विद इन बरीड है। पहले एक्चुअल में हमें नहीं पता होता था, लेकिन आजकल हमें पता है कि मिनरल्स जो है वो हमें लैंड में से मिलते हैं। लेकिन पुराने टाइम पे टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं होती थी, इसलिए हम जो लैंड से मिनरल्स मिलते हैं उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन आज हमारे पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम माइनिंग करके रिसोर्सेस को ऑब्टेन करते हैं। आपने देखे होंगे कोल के माइंस जो झारखंड में बहुत ज्यादा अमाउंट में है। फिर डायमंड के माइंस आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। वहां पे साथ साथ में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, उन सब के माइंस हैं। तो हम माइनिंग करके पर्टिकुलर मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले नहीं होती थी, आज वो हमारे पास है, इसलिए हम मिनरल्स को प्रॉपरली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लैंड। जैसे कि हम क्रूड ऑयल को ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पे आपको रॉक्स के बारे में दिया हुआ है। साथ साथ में लैंड में से डिफरेंट रिसोर्सेस मिलते हैं, फॉरेस्ट में से मिलते हैं, नेचुरल गैस भी हम अर्थ में से निकालते हैं, विंड एनर्जी का हम यूज करते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। सोलर पावर प्लांट्स हमने बना लिए हैं, आजकल हर घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सो दैट जो सन से हमें एनर्जी मिलती है, सनलाइट, उसका हम प्रॉपर यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इसलिए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता था। आज टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, इसलिए हम हमारे आसपास जो भी रिसोर्सेज है उसका हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं। अब आगे गिवन है, द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी
एंड कैपेबिलिटी टू वर्क। जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसका प्रॉपर वर्क होना चाहिए, उसका वर्क में कन्वर्जन होना चाहिए। अगर हमारे पास आसपास में कोई रिसोर्स है लेकिन उसका कोई प्रॉपर यूसेज हमें पता नहीं है तो वो रिसोर्स हमारे कोई काम का नहीं है। द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द थ्री, दैट इज नेचर, मैन एंड कल्चर। ये सेंटेंस आप लोगों को याद रखना। हमारे आसपास जो रिसोर्सेस है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको हम एग्रीकल्चर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, साथ साथ में इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्स को हम एज अ फूड कैसे यूज करते हैं। हमें पता है कि जो फ्रूट्स को हमने नेचुरली ग्रो किया है, ठीक है, वो हमारा फूड बन जाता है, ठीक है, जो हमें एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है। साथ साथ में मिल्क जो है उसको भी हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। मीट है, साथ साथ में दूसरी चीजें जो हमें डोमेस्टिक एनिमल्स में से मिलती है जैसे कि मिल्क एंड मीट हो गया। फिर फिश है जो, और साथ साथ में डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स जो हमें रिजर्वॉयर्स में से मिलते हैं। हनी है जो हनी बी में से मिलता है। तो ये सारे जो रिसोर्सेज है जो हमें नेचुरली मिलते हैं उसको हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये थियरी आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी, ये बोर्ड में बहुत बार 3 मार्क्स में पूछी गई है। हम यहाँ पे रिसोर्स के टोटल 3 to 4 यूसेजेस देखने वाले हैं। पहला यूसेज क्या था, रिसोर्स का एज अ फूड, जो हमें नेचुरली एग्रीकल्चर के फॉर्म में फ्रूट्स मिलते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू जो फ्रूट्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम रिसोर्स को यूज कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमें फॉरेस्ट में से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि वुड मिलता है, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस वुड का यूज करके हमें फर्नीचर बनाना है कि पेंसिल बनानी है। जो हमें कॉटन मिलता है उसका हम कैसे क्लोथ्स में कन्वर्जन करते हैं या कर्टेन्स बनाते हैं, ठीक है। दूसरे एग्रो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जैसे कि हमें शुगर केन मिलता है, उस शुगर केन को हम फूड के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं और उस शुगर केन का जूस निकाल के बाद में उसमें से शुगर के क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं। तो एक्चुअल में वो जो शुगर केन का जूस है वो बन जाता है हमारा रॉ मटेरियल। फिर हमें वुल मिलता है, उस वुल को हम रॉ मटेरियल कहते हैं जिसका यूज करके हम बाद में क्लोथ्स बनाते हैं। वैसे ही हाइड्स होते हैं, मीट है, ये सब कुछ रॉ मटेरियल के फॉर्म में हम यूज करते हैं। मिनरल ओर्स है, जैसे कि हमें लैंड में से डायमंड्स मिलता है, कॉपर मिलता है, आयरन मिलता है, उसको वहां पे कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक्चुअल में जब हमें मिनरल्स मिलते हैं लैंड में से तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, वहां से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर। फिर हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं एज अ एनर्जी रिसोर्स। जैसे कि हमें कोल मिलता है, उस कोल का यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। पेट्रोलियम हम यूज करते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस है, वो सबको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में और हमारे व्हीकल्स में भी, जिसको हम डोमेस्टिक फ्यूल कहते हैं। साथ साथ में हम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, सोलर एनर्जी का हम यूज करते हैं, विंड एनर्जी का यूज करते हैं, सी वेव्स और टाइडल एनर्जी का यूज करते हैं, वाटरफॉल यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। रिसोर्सेज जो है उसको क्लासिफाई करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जस्ट पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि उस रिसोर्स को कौन ओन करता है, वो किसका रिसोर्स है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, यानी कि क्या कोई रिसोर्स बाद में वापस से अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। और लास्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ये जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार पूछा जाता है। आप लोगों को एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में इस पे से क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं।
ये जो टेबल आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, इसको आपको प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड में 1 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इसी में से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट जो टाइप है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई पर्टिकुलर रिसोर्स को कोई इंडिविजुअल पर्सन ओन करता है या तो कोई फैमिली ओन करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो हाउस है वो जिसको मैं बिल्डिंग कहता हूँ, तो उसको जो ओन कर रहा है वो कौन है, या तो मैं हूँ या तो मेरी फैमिली है। फिर एक लैंड है, एग्रीकल्चर की लैंड, उसको कौन ओन करता है, या तो फार्मर ओन करता है या तो उसकी फैमिली ओन करती है। तो ऐसे टाइप के रिसोर्स को हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस, जहां पे कोई एक सिंगल पर्सन उसको ओन करता है या तो उसकी कोई फैमिली ओन करती है। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेस, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेस जो कोई कंट्री या तो रीजन ओन करती है। जैसे कि हमारी आर्मी, जो आर्मी है उसको ओन करती है हमारी कंट्री। फिर इंटरनेशनल ट्रेड, जो हम दूसरी कंट्री से यहाँ पे मंगाते हैं, कोई भी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारी कंट्री ओन करती है, इसलिए हम उसको कहते हैं नेशनल रिसोर्सेस। थर्ड आते हैं ग्लोबल रिसोर्सेस, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेस जो पूरा वर्ल्ड ओन करता है। जैसे कि सनलाइट, ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो सनलाइट है वो मेरी है, ये वाली जो सनलाइट है वो अमेरिका की है, ये सनलाइट जो है वो यूरोप की है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो पूरा वर्ल्ड ओन करता है। ओशियन का जो वाटर है वो भी एक ग्लोबल रिसोर्सेज है। ऐसा नहीं कह सकते कि एटलांटिक ओशियन का वाटर इंडियंस यूज नहीं कर सकते, इंडियन ओशियन का जो वाटर है वो यूरोपियंस ओन नहीं कर सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी नेशंस है वो ओन करते हैं, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं ग्लोबल रिसोर्सेज। फिर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम देखने वाले हैं, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है। ये वाला पार्ट ऐसा है जिसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया अगर हम देखें तो पहला पार्ट आता है यूनिवर्सल रिसोर्सेस, मतलब कि जिसको सब लोग ओन करते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेरा ऑक्सीजन है ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये मेरा नाइट्रोजन है ये तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये मेरी वाटर वेपर है ये तुम्हारी वाटर वेपर है। ऐसा कभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज को भी हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट आते हैं जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो इजीली अवेलेबल होते हैं हर जगह जैसे कि लैंड है, सॉइल है, वाटर है, पेस्चर लैंड है। पेस्चर लैंड का मतलब ग्रास वाली लैंड। तो ऐसे रिसोर्सेज जो ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। थर्ड आते हैं रेयर रिसोर्सेज, जो लिमिटेड प्लेसेस पे ही अवेलेबल होते हैं। जैसे कि कोल की माइंस, जैसे मैंने कहा कि वो झारखंड और बिहार में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर तुम उत्तराखंड में जाओगे तो वहाँ पे कोल माइंस देखने को नहीं मिलेगी। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। गुजरात में कोल माइंस देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर लिमिटेड प्लेसेस पे ही देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं रेयर रिसोर्सेज। जैसे कि यूरेनियम है, वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया कंट्री में देखने को मिलता है, हमारे कंट्री में देखने को नहीं मिलता। कॉपर है, गोल्ड है, जो अफ्रीका में ज़्यादातर देखने को मिलता है। पेट्रोलियम जो है वो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया वहाँ पे देखने को मिलता है। तो उन सब को हम कहते हैं रेयर रिसोर्सेस। और ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, जिसको हम कहते हैं सॉलिटरी रिसोर्सेस। सॉलिटरी रिसोर्सेस का मतलब होता है ऐसा रिसोर्स जो पूरे वर्ल्ड में या तो सिर्फ एक जगह या तो दो जगहों पे देखने को मिलता है। इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है, क्रायोलाइट। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो सिर्फ ग्रीनलैंड नाम की जगह पे देखने को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो
ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, आप लोगों को ये खास करके याद रखना है। फिर अवेलेबिलिटी के ऊपर से हम देखें तो हम देखने वाले हैं और दो टाइप के रिसोर्सेज, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तुम ऐसे याद रख सकते हो कि हम हर मंथ अपना डेटा पैक जो हम इंटरनेट यूज करते हैं मोबाइल फोन में, हम कैसे हर मंथ में रिन्यू कराते हैं। कुछ लोग 2 मंथ्स में, कुछ लोग 3 मंथ्स में, कुछ लोग पूरे साल का रिचार्ज करा लेते हैं। फिर वो डेटा पैक रिन्यू कराना पड़ता है। तो जो चीज को हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, ऐसा रिसोर्स जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, उन रिसोर्सेस को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जिन रिसोर्सेस को हम बार बार यूज नहीं कर सकते, जो रिसोर्स एक बार खत्म हो गए और वापस से वो नहीं मिलेंगे, उनको हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जैसे कि आपको यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल दिया है, सोलर इंसोलेशन। सोलर इंसोलेशन का मतलब है सनलाइट। सनलाइट एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें रोज मिलता है, जो कभी खत्म नहीं होता। विंड कभी खत्म नहीं होती, बर्ड्स है, एनिमल्स है, बायो रिसोर्सेस है, ये सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो हम बार बार यूज करते हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाले, उनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का मतलब जिसको हम वापिस से रीयूज नहीं कर सकते, जैसे कि मिनरल्स। एक बार गोल्ड का अमाउंट खत्म हो गया अर्थ पे से, तो हम गोल्ड को वापस यूज नहीं कर सकते। जो कोल हमने बर्न कर दिया, उस कोल को हम वापस यूज नहीं कर सकते। जो नेचुरल गैस हमने यूज की वो खत्म हो गई, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। एक बार अर्थ पे से पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, तो हम उसको वापस यूज नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को हम रिन्यू नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू यानी कि रीयूज कर सकते हैं वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके देखो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझना, हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एक बार कोल, पेट्रोलियम, वाटर खत्म हो गया तो हम उसको वापस रीयूज नहीं कर पाएंगे। हमें उन रिसोर्सेज को बचाना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। वही हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं और उसको कंजर्व कर सकते हैं, सो दैट वो रिसोर्सेज हमारे पास मैक्सिमम टाइम तक अवेलेबल हो। हमें पता है कि हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है। आप लोगों को पता है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो वैसे रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जाती है। हमें नंबर ऑफ हाउसेस ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्लोथ्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, हमें फूड भी ज़्यादा चाहिए। सारे के सारे रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो बढ़ने लगती है। लेकिन हमें पता है कि वो जो रिसोर्सेस है वो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। इसलिए जब पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन रिसोर्सेस की डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन क्या है, ये रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसलिए हमें प्लानिंग की और कंजर्वेशन की ज़रूरत है। कंजर्वेशन का मतलब हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि वो मैक्सिमम टाइम तक फ्यूचर में अवेलेबल हो। हमने ये देखा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे हम रिसोर्सेज का ओवर यूज करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो वाटर का ओवर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी का ओवर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जब भी ज़रूरत नहीं होती, एक सिंगल पर्सन अगर मार्केट में जाता है तो भी वो अपनी कार को लेके जाता है। हो सकता है कि वो अपना टू व्हीलर लेके जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
लेकिन लोग जो है वो इस तरीके से जब जरूरत नहीं होती है तो वहां पे भी जो है एक्स्ट्रा रिसोर्स को यूज करते हैं। अब जब हम रिसोर्सेज का ओवर यूज करते हैं तो चांसेस है कि फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्सेज ना मिले। इसलिए हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है, बचा के रखना है कि वो फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। जैसे कि वर्ड यूज किया जाता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब दिया हुआ है कि जब रिसोर्सेस की स्केर्सिटी यानी कि कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब ओवर यूज। जैसे कि हमने देखा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे लोग जो है वो सिटी एरियाज में माइग्रेट करते हैं। तो क्या करना पड़ता है, सिटी को एक्सपांड करना पड़ता है। सिटी को एक्सपांड करने के लिए विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। उससे क्या होता है, रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन होता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कहीं पे विलेजेस बचे ही नहीं, सब कुछ सिटी एरिया में ही कन्वर्ट हो जाएगा। हमें रिसोर्सेज का रैशनल यूसेज करना है। रैशनल यूसेज का मतलब क्या हुआ, जब जितने रिसोर्स की जरूरत है तब उतना ही यूज करना है। जैसे कि मान लो कि हमें 20 लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर बाथिंग। हमारे पास एक पर्टिकुलर बाल्टी है जिसके अंदर 20 लीटर जितना वाटर आता है उतना सफिशिएंट है नहाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 20 लीटर की जगह पे 30 लीटर वाटर यूज करते हैं, कई बार 50 लीटर वाटर यूज करते हैं। तो उसको कहा जाता है एक्सप्लॉइटेशन करना। तो वो चीज नहीं करनी है। अगर 20 लीटर वाटर की जरूरत है नहाने के लिए तो 20 लीटर वाटर ही यूज करो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर पे जो लाइट है उसको हमेशा ऑन रखते हैं, फैन हमेशा ऑन होता है, एसी हमेशा ऑन होता है चाहे कोई पर्सन वहां पे हो कि ना हो। तो उस चीज को एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है। तो क्या होगा कि एक बार इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी तो बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं। तो हमें सब चीजों का रैशनल यूसेज करना है। जब रिक्वायरमेंट हो तब हम यूज करेंगे, जब रिक्वायरमेंट ना हो तब हम उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है। When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called conservation. जब ह्यूमन लाइफ डेंजर में आती है तब ह्यूमंस सोचते हैं कि हमें अब ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि जब एग्जाम्स आती है तभी स्टूडेंट सोचते हैं कि अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले से सोच के नहीं रखते कि हम रोज पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। जब एग्जाम आती है तब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। तो वैसे ही जब रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी होने लगती है तब ह्यूमंस सोचते हैं कि अब हमें कंजर्वेशन करने की जरूरत है। अब किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को 3 मार्क्स में बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर knowledge about the availability of utilized, unutilized and probable resources of any region or a country as a unit। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर रिसोर्स कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, उसका एस्टीमेट लगाया जाता है कि अब से 40 इयर्स तक कोल एंड पेट्रोलियम अवेलेबल है, शायद उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा। तो जब हमें पता है कि इतने टाइम तक ही कोल एंड पेट्रोलियम अवेलेबल है तो हम ऐसा ट्राई करेंगे कि वो मैक्सिमम टाइम तक हमें अवेलेबल हो। जब हमें जरूरत हो तभी हम कोल एंड पेट्रोलियम का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसको साइंटिफिकली यूज करना है, मतलब कि ओवर यूज नहीं करना। कोल एंड पेट्रोलियम का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम ओवर यूज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों के बाद वो चीजें हमारे लिए अवेलेबल ना हो। हमें साथ साथ में ये भी चीज देखनी है
कि जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका हम मैक्सिमम यूज करें। जैसे कि हमें पता है कि अभी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं थ्रू थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज किया जाता है। लेकिन आपने अब देखा होगा कि बहुत सारे घरों पे सोलर पैनल्स होती है। जो सनलाइट है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी की स्कैरसिटी ना हो, इसलिए हम अभी से ही सोलर पैनल का यूज करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हैं और सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर पैनल में एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। सोलर पैनल्स जो है वो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। वहां पे हमें रिसोर्सेज का ऐसे यूज करना है कि उसका कभी वेस्ट ना हो। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी शुड बी कंजर्व। ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में उसको हमें खास करके बचा के रखने चाहिए। साथ साथ में नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे बहुत सारे कानून बनाने की जरूरत है जहां पे अगर कोई पर्टिकुलर इंसान रिसोर्सेज का ओवर यूज करे तो उसको पनिशमेंट मिले। Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usages of resources. Citizens को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका वो प्रॉपर यूज करे, एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट हो, सो दैट सब लोग मिलके जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अभी अवेलेबल है उसका अगर हम प्रॉपर यूज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को भी वो अवेलेबल होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। किस तरीके से सॉइल बनती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉइल की डेफिनेशन क्या है। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट जिसके ऊपर वेजिटेशन ग्रो होता है उसको हम सॉइल कहते हैं। जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर जिसमें वेजिटेशन ग्रो होगा, ऐसी लेयर जहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, जहां पे ह्यूमिडिटी है यानी कि वाटर का अमाउंट है, जहां पे ह्यूमस है, ह्यूमस का मतलब कि ऑर्गेनिक मैन्योर जहां पे है, जहां पे एयर मिक्स होती है, उसको हम कहते हैं सॉइल। सॉइल बनती है बिकॉज ऑफ डेन्यूडेशन प्रोसेस। डेन्यूडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब भी हमारे अर्थ के ऊपर रॉक्स लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल थे तो उस रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस। जब भी टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जब भी अर्थ के ऊपर रेन होती है, जब भी अर्थ के ऊपर स्नोफॉल होती है, तो उस टाइम पे रॉक्स ब्रेक करते हैं और उन रॉक्स का जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो बाद में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिलते हैं उसको हम कहते हैं सॉइल। तो सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स which have the capacity to grow and develop vegetation। सॉइल एक ऐसा नेचुरल मिक्सचर है जहाँ पे मिनरल्स भी है और बायोटिक एलिमेंट्स भी है। बायोटिक एलिमेंट्स का मतलब लिविंग थिंग्स, जैसे कि सॉइल के अंदर आपने देखा होगा कि अर्थवॉर्म होते हैं और डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक ऐसी जगह जहाँ पे हम पर्टिकुलर चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेशन को ग्रो कर सकते हैं। सॉइल की वापिस से डेफिनेशन गिवन है कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल, जहाँ पे मिनरल्स भी है और बायोटिक कंपोनेंट्स भी है, जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो होते हैं। वापिस से एक और डेफिनेशन गिवन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉइल की बहुत सारी डेफिनेशन गिवन है डिफरेंट फॉर्म में। आप लोगों को इतनी सारी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो आपको डेफिनेशन इजीली लर्न हो जाती है वही डेफिनेशन आप लोग लर्न करोगे। सारी की सारी डेफिनेशन लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सॉइल पे क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। हमें पता है कि अर्थ पे
स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइप के रॉक्स अवेलेबल हैं। उन रॉक्स में से ही सॉइल बनी है। उन रॉक्स को कहा जाता है पेरेंटल रॉक्स। मतलब कि जो रॉक्स में से सॉइल बनी वो रॉक को हम कहेंगे पेरेंटल रॉक्स। सॉइल को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस। हम डिफरेंट टाइप की सॉइल्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको ICAR कहा जाता है। ये 1 मार्क में इंपॉर्टेंट MCQ है जो बोर्ड में पूछते हैं। इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बॉडी ने सॉइल को 8 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल है ये आप लोगों को मैप में पूछी जाती है। ये पर्टिकुलर चैप्टर में से 1 मार्क का मैप का क्वेश्चन आता ही है। अभी हम मैप भी डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ में इन सॉइल का डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एल्यूवियल सॉइल से। उससे पहले आप लोगों को ये मैप याद रखना पड़ेगा। आपको पर्टिकुलर सॉइल के लिए एटलीस्ट 2 लोकेशन याद रखनी है। मैप को याद करना भी इजी है। जैसे कि एक माउंटेन सॉइल होती है, हमें पता है कि जो माउंटेन है वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल है, तो वहाँ पे माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है। अगर आपको गुजरात में पूछे तो मोस्टली 2 टाइप की सॉइल देखने को मिलती है, एक ब्लैक सॉइल होती है, एक एल्यूवियल सॉइल होती है। फिर ये जो गंगा रिवर का प्लेन है जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, वहाँ पे हमेशा एल्यूवियल सॉइल ही देखने को मिलती है। ठीक है। फिर ये वाला जो रीजन है, ठीक है, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जहाँ पे बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आता है, वहां पे आप देख सकते हो कि रेड एंड येलो सॉइल ज्यादातर देखने को मिलती है। ये जो कोस्टल रीजन है जिसको हम वेस्ट कोस्ट कहते हैं, वहां पे लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। तो ये रीजन्स आप लोगों को खास करके याद रखने हैं। राजस्थान में डेजर्ट है, इसलिए वहां पे डेजर्ट यानी कि एरिड सॉइल देखने को मिलती है। हर पर्टिकुलर सॉइल के लिए एटलीस्ट 2 स्टेट्स आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आती है एल्यूवियल सॉइल, जो हमारे कंट्री का सबसे ज्यादा एरिया 43% जितना एरिया कवर करती है। जो ईस्ट में ब्रह्मपुत्र वैली है वहां से स्टार्ट होती है और वेस्ट में सतलुज प्लेन्स है वहां पे वो खत्म होती है। साथ साथ में आप ऐसे याद रख सकते हो कि जहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर्स सिचुएटेड है हमारे कंट्री की, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बड़ी बड़ी रिवर्स है। उन बड़ी रिवर्स के आसपास की जितनी भी लोकेशंस है वहां पे एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। ये पार्ट याद रखना है। इस सॉइल के अंदर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। ह्यूमस का मतलब हो गया डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड प्लांट्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं उन डेड प्लांट्स को कहा जाता है ह्यूमस। साथ साथ में इस सॉइल में पल्सेस को भी ग्रो किया जाता है। उसके साथ साथ वीट, पैडी, शुगर केन, जूट, ये पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप्स भी ग्रो होते हैं। नेक्स्ट आती है रेड सॉइल, जो हमारे कंट्री का 19% जितना एरिया कवर करती है। ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। साथ साथ में नॉर्थ में जो बुंदेलखंड आता है वहां तक है। ईस्ट में राजमहल हिल्स से स्टार्ट होती है और वेस्ट में कच्छ तक स्प्रेड है। रेड सॉइल आपने देखी होगी, आपने राजस्थान गए होंगे या तो आपने टीवी में देखा होगा कि जितने भी फोर्ट्स हैं राजस्थान के वो सारे के सारे रेड कलर की सॉइल से बने हुए हैं या तो रेड स्टोन से बने हुए हैं। जैसे कि उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, दुर्गापुर, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, इन सब जगहों पे सॉइल जो है वो रेड कलर की अवेलेबल है। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं कि रेड कलर की सॉइल में ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट है जिससे वो रेड है।
तो याद रखना है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड की वजह से उस सॉइल का कलर रेड है। जब ये सॉइल वेट होती है, जब इसके साथ वाटर मिक्स होता है तो वो रेड कलर की दिखाई देती है। लेकिन जब वो पर्टिकुलर सॉइल ड्राई हो जाती है, जब हम उस सॉइल के बहुत नीचे चले जाएंगे तो वो सॉइल जो है वो येलो कलर की दिखाई देती है। इस सॉइल के अंदर लाइम, ग्रेवल्स एंड कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होते। साथ साथ में मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश भी लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, या तो ना के बराबर होंगे ही नहीं, ठीक है। और ये क्रॉप्स आप लोगों को याद रखने हैं जो इस पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट आती है ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, जो 15% जितना हमारे कंट्री का एरिया कवर करके रखती है। ये जो सॉइल है वो पर्टिकुलरली जहाँ पे डेक्कन लावा फॉर्म होता है, जिसको हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं, उसके आसपास वाले रीजन में खास करके देखने को मिलती है, जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ रीजन्स। अगर हम गुजरात में देखें तो सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट में भी ये देखने को मिलती है। लावा रॉक्स की वजह से इनका जो कलर है वो ब्लैक है। ये आपको अलग से 2 मार्क्स में पूछते हैं कि क्यों ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो ब्लैक सॉइल में कॉटन इजीली ग्रो होता है, उसके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कॉटन को इजीली ग्रो करती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसके पास मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी है, ये वाटर को मैक्सिमम टाइम तक रिटेन कर सकती है। ये ऐसी सॉइल है जहाँ पे आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, ये सारी चीजें इस सॉइल के अंदर लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होती है। ये सॉइल फर्टाइल भी होती है। आपने देखा होगा कि जब सॉइल ड्राई हो जाती है तो क्रैक पड़ने लगते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है फिशर। जब वो ड्राई हो जाएगी तो वहां पे फिशर्स यानी कि क्रैक डेवलप होते हैं। इस सॉइल में जैसे मैंने आपको बताया कॉटन ग्रो होता है, साथ साथ में लिनसीड जिसको हम तिल कहते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द, ये भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं। नेक्स्ट आती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का जो नाम है वो लैटिन वर्ड लेटर पे से पड़ा है, उसका मतलब होता है ब्रिक्स। ऐसी पर्टिकुलर सॉइल जो ब्रिक्स बनाने के काम में आती है उसको हम कहते हैं लेटराइट सॉइल। इसका कलर भी रेड होता है बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। जब ये वेट हो जाती है तो बटर की तरह स्मूथ होती है, लेकिन जब वो ड्राई हो जाती है तो हार्ड हो जाती है। जैसे कि ब्रिक्स हार्ड होती है वैसे ही वो हार्ड हो जाती है। और टेम्परेचर का जब चेंज होता है, जब मॉइस्चर आ जाता है क्लाइमेट में, तो इसका कलर चेंज होने लगता है। साथ साथ में ये याद रखना है कि जो पेनिनसुलर पार्ट है हमारे इंडिया का, वहां पे ये लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। आयरन, पोटाश और एल्यूमिनियम लार्ज क्वांटिटी में मिलता है इस सॉइल के अंदर। और साथ साथ में हम कॉटन, पैडी, रागी, शुगर केन, टी, कॉफी एंड कैश्यू ग्रो कर सकते हैं फर्टिलाइजर का यूज करके। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल आपको पता ही है, जिसको हम सैंडी सॉइल भी कहते हैं, जहां पे इरिगेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन इरिगेशन का यूज करके हम वहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसको सैंडी और इनफर्टाइल सॉइल भी कहा जाता है। ये राजस्थान, हरियाणा और साउथर्न पंजाब में देखने को मिलती है। गुजरात में जो कच्छ का रीजन है वहां पे देखने को मिलती है। यहाँ पे हम जनरली मिलेट और ज्वार को ग्रो कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पर्टिकुलर क्रॉप्स वहां पे ग्रो नहीं हो सकते। नेक्स्ट आती है माउंटेन सॉइल, जो हमें स्लोपी रीजन्स और वैलीज में देखने को मिलती है हिमालयस के।
जहाँ पे हिमालयाज की हाइट 2700 मीटर से 3000 मीटर के बीच में होती है, वहां पे ये सॉइल देखने को मिलती है। ये बहुत ज़्यादा थिन और अंडर डेवलप होती है। ये स्टेट्स आप लोगों को याद रखने हैं कि कहाँ पे ये देखने को मिलती है पर्टिकुलर टाइप की सॉइल। और यहाँ पे पाइन और चीड़ के ट्रीज ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आती है फॉरेस्ट सॉइल, जो 3000 मीटर से 3100 मीटर जो हिमालयाज के फॉरेस्ट है वहां पे देखने को मिलती है। सह्याद्री माउंटेन्स में, ईस्टर्न घाट्स में और टेराई रीजन में देखने को मिलती है। ये जो पर्टिकुलर सॉइल है उसके ऊपर लीव्स बहुत ज्यादा गिरती है। जो फॉरेस्ट के ट्रीज हैं जब वो लीव्स को छोड़ देते हैं तो ये पर्टिकुलर लीव्स सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। उस सॉइल का कलर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो पर्टिकुलर सॉइल है वो ऊपर से तो वैसे ब्लू या तो रेड कलर में देखने को मिलेगी। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे उस पर्टिकुलर सॉइल में, ऊपर से तो वो ब्लैक है, ठीक है, लेकिन जैसे हम वो नीचे जाएंगे तो हमें ब्लू या तो रेड कलर की देखने को मिलती है। यहाँ पे हम टी, कॉफी, स्पाइसेस और व्हीट, मेज, बैरली एंड पैडी जैसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्शी या तो पिटी सॉइल, जिसको हम दलदल कहते हैं, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, जो बहुत ज्यादा दलदल बन जाता है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है उस टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे जनरली पैडी को ग्रो किया जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स देखने को नहीं मिलते, डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, नॉर्दर्न बिहार का सेंट्रल एरिया है वो, फिर उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे देखने को मिलती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। जब भी सॉइल के पार्टिकल्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स प्रोवाइडेड बाय एयर एंड वाटर, तो उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। जब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अचानक से बारिश आ जाती है तो हमारे घर के आसपास सॉइल आ जाती है, मिट्टी आ जाती है। वो क्यों आई? तो वाटर जो है वो अपने साथ सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आता है। एयर जो है जब सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह लेके आती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन, जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है, यानी कि एयर और वाटर की मूवमेंट की वजह से होता है। जब भी हैवी रेन आती है या तो स्टॉर्मी विंड आती है तब ये सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है वो चीज है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जब फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चरल की लैंड पे से चली जाएगी तो एग्रीकल्चर में नुकसान होगा। फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है जब सॉइल इरोजन होता है। उसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो एग्रीकल्चर वाली लैंड है वहां पे अपर लेयर यानी कि सॉइल को बचा के रखे, सॉइल इरोजन ना हो। किस तरीके से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं ये आप लोगों को बोर्ड में रिपीटेडली 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ये पॉइंट्स आप लोगों को लर्न कर लेने हैं। जैसे कि ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहिए। ग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ? जब भी हम कैटल्स को लेके जाते हैं ग्रास वाली लैंड के ऊपर, ठीक है, जिसको कहते हैं गाय को चराने के लिए ले गए, बकरी को चराने के लिए ले गए, तो वो जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है उसकी वजह से सॉइल लूज पड़ जाती है। जब ग्रास चला जाता है तो सॉइल लूज हो जाएगी, तो सॉइल लूज होने के बाद सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में ट्रीज है, प्लांट्स है, ग्रास है, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। फिर इसीलिए क्या करना चाहिए? प्लांटेशन करना चाहिए।
इस तरीके से प्लांटेशन करना चाहिए कि कभी भी सॉइल इरोजन ना हो। जो फैलो लैंड है, जहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, वहां पे भी ट्रीज को ग्रो करना चाहिए, सो दैट सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर ना हो। चेक डैम्स बनाने चाहिए वाटर के फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है। साथ साथ में हमें जो भी क्रॉप्स ग्रो करने हैं वो सॉइल में डीपली कल्टीवेट करने चाहिए, सो दैट उसके रूट्स अगर फैल जाएंगे तो वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे। इसलिए जो सॉइल इरोजन को रोकने की टेक्निक है उसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। इस सॉइल इरोजन को हमें प्रिवेंट करना है, सॉइल की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करनी है, हमें सॉइल को उसके ओरिजिनल प्लेस पे रिटेन करके रखना है, क्योंकि सॉइल इरोजन ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक है। आपने देखा होगा कि जब भी फ्लड्स आते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वाटर के फ्लो के साथ सॉइल भी मूव करती है, जिसकी वजह से लाइफ्स डैमेज होती है और प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। आपने देखा होगा कि जब ऐसे स्लोप पे से वाटर नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो सॉइल को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। तो ऐसे स्लोप्स के ऊपर इस तरीके से गड्ढे बना देने चाहिए जिससे वाटर की स्पीड कम हो जाएगी और सॉइल इरोजन जो है वो स्लो हो जाएगा। किस तरीके से सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है, तो एक्चुअल में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले टॉपिक देखे कि हाउ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं कि हमें फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है जिससे सॉइल पार्टिकल्स वहीं पे रहेंगे, रिवर गॉर्जेस पे, माउंटेन के स्लोप्स पे ट्रीज को ग्रो करना है, हमें ट्रीज को ग्रो करना है डेजर्ट रीजन में, क्योंकि डेजर्ट में आपने देखा होगा कि विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर डेजर्ट में ट्रीज ग्रो करेंगे तो सॉइल इरोजन का परसेंटेज कम हो जाएगा। जहाँ पे रिवर फ्लड बहुत ज़्यादा होता है, जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं उसके किनारों पे भी हमें ट्रीज लगाने हैं, सो दैट कि वहाँ पे सॉइल इरोजन का परसेंटेज कम हो जाए। और पेस्चरिंग को रोकना है, जो ये कैटल्स को चराने के लिए लेके जाते हैं उसको भी कम कर देना है, क्योंकि उससे सॉइल लूज हो जाती है और सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हमें हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन करना है, टेरेस फार्म्स बनाने हैं, उससे भी सॉइल इरोजन कम होता है, और ह्यूमस के कंटेंट को भी इंक्रीज करना है। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं, सोशल साइंस का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव फन।